दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि भारत के अंदर इतना महीन कपड़ा बुना जाता था कि अंगूठी के अंदर से पूरा का पूरा एक कपड़े का थान निकल जाया करता था। दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि भारत के अंदर कपड़ा तराजू के एक तरफ रखा जाता था और ग्रीक और रोमन साम्राज्य का सोना एक तरफ और बराबर तोलकर भारत के साथ यह डील और बिजनेस होता था। दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि औरंगजेब के समय तक कपड़ा इतना महीन बुना जाता था भारत के अंदर कि एक बार उसकी बेटी 4 बार मोड़कर 4 परत कर कर 8 परत तक कर कर कपड़े पहनकर उसके दरबार में गई और औरंगजेब ने उससे कहा कि इतने पतले कपड़े तुमने क्यों पहने हैं। उसको डांट लगाई, तुम्हारे कपड़ों के आर पार तक तुम्हारा शरीर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इतना महीन कपड़े का काम इस देश के अंदर हुआ करता था और वो कपड़ा सारे देश के अंदर, सारी दुनिया के अंदर, सारे विश्व के अंदर बिका करता था। कैसे वो सारी की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हुई, कैसे ब्रिटिशर्स ने कानून बनाकर हमारी चीज़ों को समाप्त किया, ये सारी की सारी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को इसके अंदर वो कुछ अनसुना इतिहास जानने को मिलेगा जो आपको हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ाया गया। तो मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में आज का ये एपिसोड दोस्तों हम लोग बना रहे हैं भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, सारी दुनिया में जब सारे के सारे लोग, जहाँ अमेरिका के अंदर रेड इंडियंस थे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ट्राइबल्स थे और सारी दुनिया के अंदर जब कबीले और आदिवासी लोग रहा करते थे, उस समय भारत के अंदर कपड़ा बनना शुरू हो गया था। ना सिर्फ कपड़ा बनना शुरू हो गया था बल्कि बेस्ट क्वालिटी का क्लॉथ इंडिया के अंदर बनता था और लोग उसे पहना करते थे। तो आप सोचेंगे कि सबसे पहले कपड़े के बारे में, कपड़ा बनाने के बारे में जिक्र कहाँ है, तो दोस्तों जी हाँ, दुनिया की सबसे प्राचीन किताब जिसको माना जाता है ऋग्वेद के अंदर ये सारा का सारा जिक्र है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऋग्वेद के अंदर दूसरे मंडल के अंदर गृत्सामदा नाम के ऋषि हैं। तो गृत्सामदा नाम के जो ऋषि हैं उन्होंने ये कहा है, उन्होंने सबसे पहले उनके विषय में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने सबसे पहले एक कॉटन का जो है वो पौधा लगाया और उसके बाद उसमें से कपास निकाली और कपास निकालकर उन्होंने उससे धीरे धीरे एक चरखा बनाया और चरखा बनाकर धागा बनाकर कपड़ा बनाया। तो दोस्तों, ऋग्वेद के अंदर कपड़ा बनाने की विधि डिटेल में दी हुई है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, स्पेशली जो वेद हैं उनके अंदर धर्म की बातें हैं। जी नहीं दोस्तों, धर्म की बातें नहीं है। ऋग्वेद के अंदर सारा का सारा इंडिया का एंशिएंट नॉलेज डॉक्यूमेंटेड है। जैसे कि आज एनसाइक्लोपीडिया होता है, उस समय जो भी डिस्कवरीज होती थी, इन्वेंशंस होती थी, वो कैसे हुई हैं, क्या हो रहा है, वो सारा का सारा चीज़ें आगे की जनरेशन्स तक जीवित रहें, ये सारी की सारी चीज़ें वेदों के अंदर डॉक्यूमेंटेड हैं। इसी तरह से वेदों के अंदर आर्ट्स, टेक्स्ट और जो हमारी वॉर के चीज़ें होती हैं, म्यूज़िक की चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। वैसे ही टेक्सटाइल के बारे में भी डॉक्यूमेंटेड है। तो सबसे पहला रेफरेंस जो इंडिया के अंदर कपड़े बनाने का मिलता है हमको, वो ऋग्वेद के अंदर सेकंड मंडल के अंदर हमें मिलता है गृत्सामदा ऋषि के बारे में। उसके आगे जब हम आगे बढ़ते जाते हैं दोस्तों, तो काफ़ी सारा तमिल लिटरेचर के अंदर कपड़े बनाने का उद्योगों के बारे में जिक्र है और काफ़ी डिटेल में सिल्क और कॉटन के कपड़ों का वहाँ पर जिक्र आता है। और इंडिया का कपड़ा दोस्तों इतना ज़्यादा फेमस हुआ करता था कि ना सिर्फ भारत के सारे प्रदेशों में बल्कि अरब में, ग्रीक में, रोमन्स में और पर्शियंस में भी ये कपड़ा बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और दुनिया भर में इसका एक्सपोर्ट होता था। गांव-गांव के अंदर दोस्तों कपड़े बना करते थे और कपड़े बनाने के अलावा इसके कलर्स डाई होते थे सारे प्राकृतिक तरीके से। और कपड़े को इतना पवित्र माना जाता था कि कपड़े बनाते समय कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, क्योंकि हमारे पूर्वजों का ऐसा मानना था कि यदि उसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स डालेंगे, जैसा कि आज होता है कि कॉटन की कपास में हम बीटी कॉटन कर देते हैं या फिर केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालते हैं, तो उससे क्या होता है, जब वो शरीर पर आकर हमारे कपड़ा टच होता है तो वो शरीर में भी बहुत हानिकारक बीमारियां पैदा करता है और हमारी सोच को भी नकारात्मक और सकारात्मक कर सकता है। तो इस लेवल तक कपड़े के बारे में, कपड़े के थान के बारे में, कॉटन के बारे में हमारे यहाँ डिटेल में बातें हुई थी और रिसर्च हुए थे। और यहाँ तक के कॉटन लगाते समय भी लोग कुछ मंत्र और गीत गाया करते थे, जिससे कि अच्छे वातावरण में वो कपड़े का निर्माण हो, जिसे पहनने के बाद व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार आए। किस कलर का कपड़ा किस कलर से बनेगा, किस चीज़ से बनेगा,
किस डाई से बनेगा, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्क्राइब्ड थी। तो दोस्तों इतना ज़्यादा कपड़े का व्यापार जो है वो भारत से होता था कि अरब, पर्शिया, ग्रीक्स, ये सभी के सभी भारत से कपड़ा लिया करते थे। जब ये लोग आपस में लड़ते थे, एक दूसरे से सोना लूटते थे, एक दूसरे के साम्राज्य को लूटते थे, उस समय इंडिया इनकी फ्रेंडली कंट्री हुआ करता था। वो इसलिए भी था क्योंकि इंडिया इकोनॉमिक्स के साथ साथ वॉर के रूप में भी, मतलब शक्ति के रूप में भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल नेशन था, और पावरफुल नेशन होने के कारण इसके ऊपर वो लोग हमला नहीं कर सकते थे, तो उन लोगों ने इससे दोस्ती कर ली थी। तो उस समय दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि तराजू के एक तरफ हमारा कपड़ा रखा जाता था और एक तरफ सोना रखा जाता था, और इस तरह से हमारी रोमन्स के साथ डील होती थी। तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे यहाँ का कपड़ा था, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे यहाँ का टेक्सटाइल इंडस्ट्री था। तो दोस्तों धीरे धीरे ये चलती गई। इवन मुगल पीरियड के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड नहीं हुई। उसका एक कारण था कि मुगलों ने हिंदुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, धर्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, लाइब्रेरी को नुकसान पहुंचाया, मंदिर तोड़े, लेकिन इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसका एक रीज़न था कि मुगलों को भी यहीं रहना था। जो बाबर के बाद के जितने वंशज थे, अकबर से लेकर औरंगजेब तक और उसके बाद के, तो वो लोग चूंकि भारत के अंदर ही रह गए थे, तो वो चाहते थे भारत की इकोनॉमी बची रहे। इसलिए 1700 तक भी भारत की इकोनॉमी जो है वो दुनिया में 30% एक्सपोर्ट कर रही थी, 30% हमारी लगभग जीडीपी भी हुआ करती थी। तो मुगल पीरियड में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक लेवल पर नुकसान मेनली होना शुरू हुआ ब्रिटिश के बाद। तो औरंगजेब के समय तक, जैसा कि मैंने एक कहानी शुरुआत में बताई थी कि उसकी बेटी जब 8 परत तक ओढ़कर साड़ी पहनकर आई, उसमें भी उसके कपड़ों के आर पार दिखाई दे रहा था, और औरंगजेब ने उसे डांटा। इस बात का भी जिक्र रेफरेंस औरंगजेब की समय की किताबों में है। तो दोस्तों इतना महीन कपड़ा यहाँ पर बुना जाता था। मालवा का कपड़ा, दक्षिण भारत का कपड़ा, बंगाल का, ढाका का कपड़ा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, और ये सारा का सारा काम हाथों से होता था, हथकरघा उद्योगों से होता था, हमारे बुनकर करते थे, और पूरी की पूरी एक जातियाँ थी इनकी जो इसमें स्पेशलाइज्ड थी, और इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड थी कि उन जातियों के कारण भारत का उद्योग आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था, और दुनिया में उसका कोई कंपटीशन नहीं था। यदि मैं दुनिया के कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूं तो मैं आपको जल्दी से कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा। एक टेवरनायर है, फ्रेंच बिजनेसमैन, जिन्होंने इंडिया को विजिट किया 17th सेंचुरी ने। तो वो क्या कहते हैं 17th सेंचुरी के अंदर इंडिया के कॉटन के बारे में कि दिस कॉटन फैब्रिक गॉर्जियस मटेरियल इज सो स्मूथ दैट इट बेयरली मेक्स इट कॉन्टैक्ट फेल्ट। The fine embroidery is so intricate that it is challenging to minutely observe it with the naked eyes. तो इस तरह से वो ये बातें कर रहा है कि इतना ज़्यादा महीन कपड़ों का काम भारत के अंदर होता है, इतना ज़्यादा जॉर्जियस है वो कि चैलेंज हो जाता है आपको ऑब्जर्व करने का कि वहाँ पर कपड़ा है या नहीं, और वो फील नहीं होता है बॉडी पर, इतना पतला और इतना हल्का कपड़ा होता है। तो ये बात वो कर रहा है। इसके अलावा एक स्टोरी वो नरेट करता है, एक एनेक्डोट वो नरेट करता है जो टेवरनायर है। वो बोलता है कि पर्शियन एम्बेसडर ऑन रिटर्निंग टू हिज कंट्री गिफ्टेड ए कोकोनट टू हिज एम्परर। द कॉर्टियर्स वर अनडाउटेडली सरप्राइज्ड एट हिज uncanny selection of a gift for an emperor. However, they were completely taken aback when they found that a 230-yard long muslin cloth was neatly packed inside that very coconut. इसमें वो कह रहा है कि एक पर्शियन एम्बेसडर जो भारत से गया, वापस जाने के बाद उसने अपने राजा को एक नारियल भेंट किया। तो सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि राजा को कोई नारियल क्यों दे रहा है। तो जब उसने वो नारियल खोला तो उसके अंदर 230 यार्ड का एक बड़ा कपड़ा था। वो कपड़ा खुलता चला गया, वो इतना महीन बुनाई उस कपड़े की हुई थी। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स भारत के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह से यदि मैं बात की बात करूं तो 1835 में एक अंग्रेज जो है एडवर्ड्स बेन्स, वो लिख रहे हैं कि ओवर द एजेस इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज शोन अनपैरेलल्ड वर्कमैनशिप एंड आर्टिस्टरी एंड सक्सेसफुली maintained supreme quality standards. Certain qualities of the pure muslin were so fine as though they were crafted by some superhuman forces, say elves or butterflies. तो इसमें वो कह रहा है कि इतना ज़्यादा बेस्ट काम है इंडिया का सदियों से टेक्सटाइल में कि वो अनपैरेलल्ड है, उसकी क्वालिटी सुप्रीम है, और उससे कोई भी दुनिया के कपड़े को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि ये कपड़ा सुपर ह्यूमन फोर्सेस द्वारा बनाया गया है, किसी इंसान द्वारा नहीं। तो ये अंग्रेज भी मानते थे दोस्तों। लेकिन धीरे 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 मुगल पीरियड के बाद जब ब्रिटिश पीरियड आया, तो ब्रिटिश पीरियड जब आया तो ब्रिटिश जो थे वो वूल के या लेदर के कपड़े उस समय पहना करते थे, और उस समय गर्मियों में भी उन्हें अनफॉर्चुनेटली वही पहनना पड़ता था। जब पहली बार वो भारत के कॉटन से इंट्रोड्यूस हुए उस समय
उस कॉटन की डिमांड इतनी ज़्यादा ब्रिटिश में, यूरोपियंस में बढ़ गई कि उन सभी लोगों ने इस कॉटन को पहनना शुरू कर दिया और इस कॉटन की धीरे धीरे बिक्री और सेल्स बढ़ने लगी। तो ब्रिटिश इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए कि इंडिया का कॉटन बिक रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए उन लोगों ने 1700 में एक लॉ लेकर आए। वो लॉ जो था वो अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ एनी सच फैब्रिक फ्रॉम इंडिया, पर्शिया एंड चाइना था। मतलब इंडिया, पर्शिया, चाइना से कोई भी फैब्रिक इंपोर्ट नहीं होगा, ऐसा एक लॉ उनने बना दिया। उसके बाद भी उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि लोग उसके लिए डिमांड कर रहे थे और इंडिया में बहुत ज़्यादा विरोध हो गया। तो दुखी होकर ब्रिटिश ने वापस से उसको थोड़ा बहुत चालू किया, लेकिन उस समय भी वो उसको रोकने का प्रयास करते रहे। इसके बाद जब अंग्रेज़ों के देशों के अंदर ये चीज़ पॉपुलर होने लगी और अंग्रेज़ों को इसका लगा कि ये एक बिजनेस मार्केट बन सकता है, तो अंग्रेज़ों ने क्या करना शुरू किया, शुरू में तो इंडियंस से ही बनवा कर उसको गोडाउन में रखना शुरू किया, सस्ते में लेकर, और उसको महंगा यूरोप के अंदर बेचना शुरू किया। लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों को रियलाइज़ हुआ कि ये हिंदुस्तानियों से बनवाने की जगह हमें खुद ही बनाना चाहिए। तो खुद ही बनाने का जब उन्होंने निर्णय लिया तो उन लोगों ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 1721 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक और कॉम्प्रहेंसिव लॉ पास कर दिया। उस लॉ के अंदर ये लिख दिया कि इंडिया में कोई भी इस तरह का उद्योग नहीं लगाएगा, इस तरह के उद्योगों के ऊपर बहुत सारा टैक्स होगा और पनिशमेंट होगा यदि इस तरह का उद्योग आपने लगाया तो। इसके साथ साथ बहुत सारे कारीगरों के ऐसा भी उल्लेख आता है कि अंग्रेज़ों ने हाथ कटवा दिए थे, अंगूठे कटवा दिए थे। इसके अलावा बहुत सारे उद्योगों को वहाँ पर नष्ट कर दिया था। इसके बाद जाकर मैनचेस्टर में एक घटिया क्वालिटी का कपड़ा उन्होंने बनाना शुरू किया। धीरे धीरे 30 साल उनको लग गए 1733 से 1765 तक एक चरखा बनाने में। तब जाकर वो एक चरखा और एक मशीन बना पाए जिससे वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे। और इंडिया का लूटा हुआ टैक्स, इंडिया का लूटा हुआ पैसे से जाकर वहाँ पर उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करा, जिसके अंदर उन लोगों ने और ज़्यादा कपड़े की मील डाली और मैनचेस्टर का कपड़ा वर्ल्ड वाइड बेचना शुरू कर दिया। तो इससे ब्रिटिश इंडस्ट्री तो फ्लोरिश हुई दोस्तों, लेकिन इंडिया के अंदर की सारी कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। लोगों के अंगूठे काट दिए गए, बुनकरों को सजा दी गई, इंडस्ट्रीज को बंद किया गया। इसी कारण महात्मा गांधी ने जब देश आज़ाद होने वाला था उसके कुछ समय पहले 1900 से आप देखेंगे जो पीरियड चलता है 1947 तक का, उस समय महात्मा गांधी ने कोशिश की थी कि चरखे का उद्योग वापस शुरू हो, इंडिया का कपड़ा वापस बनना शुरू हो, पैसा आए। लेकिन उस चीज़ को भी अनफॉर्चुनेटली आज़ादी के बाद जो सरकारें बनी उन लोगों ने माना नहीं। हालांकि गांधी के नाम पर वोट बहुत बटेरे गए, लेकिन गांधी की वो बात नहीं सुनी गई कि चरखे के उद्योग लगाए जाए, गाँव में लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, गाँव में कपड़ा बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी स्किल्ड लेबर हमारे पास उस चीज की हुआ करती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस स्किल्ड लेबर की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और दोस्तों ये जो इंडस्ट्रीज होती थी, इन इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता था कास्ट का, क्योंकि एक कास्ट होती थी बुनकर, और उनके बच्चे बचपन से ही उस हुनर में इतने ज्यादा सिद्धहस्त हो जाते थे कि आज यदि वो लोग, वो बस सारे के सारे बच्चे उस तरह का काम करते तो अरबों करोड़ों कमाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजों ने इस चीज को समझ लिया, अमेरिका ने इस चीज को समझ लिया, तो उन लोगों ने इंडिया के अंदर कुछ इस तरह के लॉज बनवाए जो चाइल्ड लेबर लॉज कहलाते हैं। जो अमेरिका के अंदर यदि कोई बच्चा अपने कॉलेज जाते जाते बाहर पिज्ज़ा की दुकान पर जॉब करता है या कहीं जॉब करता है, तो वो उसको बोलते हैं ये सेल्फ डेवलप्ड बच्चा है या फिर ये आत्मनिर्भर है, ये तो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। लेकिन इंडिया के अंदर वो बच्चे जब अपने पेरेंट्स के उद्योगों में उनके साथ काम करते थे तो चाइल्ड लेबर नाम इसको दिया गया और बहुत ज़्यादा चाइल्ड लेबर के लॉज स्ट्रिक्ट बनाए गए 90s के बाद। उसमें कुछ इंडियंस को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। और उससे क्या हुआ दोस्तों कि चाइल्ड लेबर के नाम पर बहुत सारे जातिगत उद्योग भारत के अंदर खत्म हो गए। जो छोटी छोटी उंगलियों से महीन काम हुआ करता था वो महीन काम समाप्त हो गया और बच्चे स्कूल जाने लगे और उसके बाद बेरोजगार तो होते ही हैं क्योंकि बहुत कम जॉब्स होती हैं। तो वो इंडस्ट्रीज धीरे धीरे खत्म हो गई। और एक चीज का और भारत को नुकसान हुआ कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान अलग हो गए तो बांग्लादेश की पूरी इंडस्ट्री, पूरे के पूरे वो हुनरमंद हमारे जो बुनकर थे वो बांग्लादेश चले गए। तो एक हमारी इंडस्ट्री बंगाल से ट्रांसफर होकर वहां भी चली गई। तो आज़ादी के बाद चूंकि बहुत सारे जो अंग्रेज़ों ने पहले से टैक्स लगा रखे थे वो कानून बदले नहीं गए, तो वो सारे के सारे टैक्स, कोई को कंपनी खोलना है तो उस पर बहुत ज़्यादा लाल फीताशाही बढ़ी हुई थी, किसी को बिजनेस करना है तो लाल फीताशाही में बहुत ज़्यादा रिश्वत खिलानी पड़ती थी, बैंक से लोन बहुत आसानी से नहीं मिलते थे, सरकार का ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले रखा था, बिजनेस खोलना बहुत आसान नहीं था। इसके कारण दोस्तों बहुत ज़्यादा ये इंडस्ट्री दबती चली गई और अनफॉर्चुनेटली वो कारीगर की आने वाली पीढ़ियाँ भी स्कूल जाने लगी, पढ़ने लगी
लगी तो वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उन लोगों ने वो बिजनेस बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया। और सरकारों की जो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स भी हुई उसके अंदर उन्हें इंग्लिश और कंप्यूटर सिखाया गया, ना कि उनके हुनर को और ज़्यादा उभारने का काम किया गया। तो इस कारण से दोस्तों, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें एक तरफ हमारा कपड़ा और एक तरफ हमारा सोना रखकर बेचा जाता था, डील करते थे, हम बिजनेस करते थे उसी यूरोप के साथ, आज उसी यूरोप से हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। अनफॉर्चुनेटली वहीं के कपड़े आकर हमारे भारत में बिकने लगे और सारे लोग आज वहाँ के कपड़ों को पहन रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनकी इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाए, लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज़ पर भी सरकारों को जोर देना चाहिए। फॉर्चुनेटली ये जो गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट इस दिशा में थोड़ा बहुत सोच रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने की इस समय भी आवश्यकता है। गाँव-गाँव में इस तरह के उद्योग लगाने की ज़रूरत है। महात्मा गांधी एक बात कहा करते थे जिसको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। वो कहते थे कि जिन देशों में पॉपुलेशन कम होती है वहाँ पर हमें ज़रूरत है प्रोडक्शन करने की मशीनों से, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर आप मास प्रोडक्शन मशीनों से कर सकते हो। लेकिन जिन देशों में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ ज़रूरत है लोगों को रोज़गार देने की, तो वहाँ पर आप प्रोडक्शन बाय मासेस करो, मास प्रोडक्शन की जगह गांव-गांव में उद्योग लगाओ, रोज़गार दो और उन सभी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर कर एक देश के तौर पर आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और अपने देश में भी उपयोग में ला सकते हो। तो मैं यही बात अंत में आपसे भी कहना चाहूँगा कि गाँव-गाँव में उन हुनरमंद लोगों को यदि आप पहचान सकें, ढूंढ सकें, जिनके अंदर आज भी जातिगत वो सारा हुनर बचा हुआ है, तो उनके उद्योग लगाने में, उनका सेटअप करने में उनकी मदद करें। सरकार से भी जो हेल्प हो सकती है, जैम एक पोर्टल है, इसके अलावा लघु उद्योग जो हैं उसमें जाकर उनको रजिस्टर करवाएं और इस तरह के उद्योगों को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। क्योंकि कब तक भारत विदेशों से, अमेरिका से आए हुए कपड़े पहनता रहेगा, कब तक भारत विदेशों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर निर्भर रहेगा। जिस देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री नंबर 1 हुआ करती थी दुनिया में, आज वो हाशिए पर चली गई है। इसे आगे बढ़ाने के लिए यूथ को और आप लोगों को काम करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का दोस्तों एपिसोड इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसे शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और वीडियो हम आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।